नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डी 30 में। कैसे हैं आप लोग? 18 सितंबर आज की तारीख, शनिवार का दिन, और आज साइंस का टर्म होता है। तो साइंस में आज हम बात करेंगे पोषण पे बात कर लेते हैं। इसमें मनुष्य के शरीर में जो पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जैसे उसमें विटामिन भी आते हैं, अन्य पोषक तत्व, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के इसके बाद डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विटामिन ए जल में घुलनशील होता है, ये स्टेटमेंट है। आपको बताना है ये सही है कि गलत है। दूसरा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, उनको याद कर लीजिए। उसमें एक विटामिन बी है और एक विटामिन सी है। ये दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं, उसमें घुल जाते हैं। लेकिन जो विटामिन ए यहाँ पर दिया हुआ है जल में घुलनशील, ये गलत दिया हुआ है, बी और सी। और ए का नाम रेटिनॉल है, ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए इसी समय। जो विटामिन ए है जल में तो नहीं घुलता, लेकिन वसा में ये घुलता है, फैट में ये घुलता है। ठीक है। और विटामिन ए ही नहीं, ए के साथ डी और के, यानी कि ए डी के, ये तीन को आप फैट में घुलनशील कर लीजिए। और बी और सी को याद कर लीजिए कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में ये घुल जाते हैं। बात समझ में आ गई। और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम। ऐसे ही सारी विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद रखने चाहिए जो महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन ए का क्या लाभ होता है? त्वचा, हड्डी, शरीर, जितनी भी ऐसी कोशिकाएं हैं, कुछ और कोशिकाओं, उनको मजबूत करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है, जो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। विटामिन ए से क्या होता है? मुक्त कणों को टूटने से ये रोकता है। शरीर में जो सूजन संबंधी समस्या होती है उनको नहीं होने देता है। तो इतने ये लाभ है विटामिन ए के। अगर इसकी कमी होगी तो आपको ऐसी कोई भी समस्या हो सकती है। तो इसको आप पूरा करते रहें अपने शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विटामिन एक अकार्बनिक यौगिक है। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ये अकार्बनिक यौगिक है। और दूसरा है कि विटामिन शरीर को रोगों की रक्षा के लिए, रोगों से अगर रक्षा कराना है शरीर की, तो ये बहुत आवश्यक होते हैं, बहुत इसेंशियल होते हैं। विटामिन की यही सबसे बड़ी खास बात है कि अगर ये शरीर में है भरपूर मात्रा में, मल्टीविटामिन टेबलेट क्यों लिए जाते हैं? क्यों? जब आपका शरीर कमजोर हो जाता है, रोगों से लड़ नहीं पाता है। तो दूसरा सही है। लेकिन ये अकार्बनिक नहीं होते हैं, ये इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं। याद करिए इसी समय। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक होते हैं। और कभी भी आपसे अगर लिखने को कह दिया जाए कि 50 शब्द में, 25 शब्द में लिखिए विटामिन है क्या, तो विटामिन के बारे में याद रखिए कि ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए बहुत आवश्यक, ऑक्सीकारी एंजाइम के रूप में प्रोटीनों का संयोजन भी यही करते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन में इनका उपयोग होता है। ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में इनका उपयोग होता है, तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो इनका उपयोग है। प्रीलिम्स में जो आप फैक्ट पढ़ते हैं, मेंस में उन्हीं को इकट्ठा करके लिख देने से आपका एक 25 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द का आंसर तैयार हो जाता है। कुछ थोड़ी सी आप बात इधर उधर की नोट कर देते हैं अगर उसमें तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न। हीमोग्लोबिन के निर्माण में फ्लोरीन आवश्यक तत्व है। और दूसरा है कि दांत व हड्डी के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण, हीमोग्लोबिन के बारे में जब भी आपने पढ़ा होगा तो आयरन का जिक्र हुआ होगा। तो जब आयरन है तो फ्लोरीन क्यों होगा? आयरन ही इसका बेसिक एलिमेंट्स होता है, बेसिक तत्व होता है, इसेंशियल एलिमेंट होता है। तो पहला हो गया गलत। और दांत व हड्डी के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है, बिल्कुल सही बात है। फास्फोरस दांत व हड्डी के लिए बहुत आवश्यक है। पेशी, न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोलिपिड के निर्माण में, रक्त के पीएच नियंत्रण में भी ये आवश्यक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी दांतों के लिए, हड्डी के लिए। फास्फोरस अगर नहीं होगा तो वो मजबूत नहीं हो पाएंगे, टूट जाएंगे, है ना, उनका निर्माण उतने अच्छे से गठन नहीं हो पाएगा। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। लोहा, आयरन, जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है आपके रक्त में, तो आपको आयरन वाली पालक खाने को कहा जाता है। जितनी आयरन वाली चीजें हैं, लोहे की कढ़ाई में चीजों को बनाने के लिए कहा जाता है। बैगन में आयरन पाया जाता है। आयरन के फोलिक एसिड टेबलेट्स आती हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन से भरपूर है? तो फोलिक एसिड की जो टेबलेट्स होती हैं वो भरपूर होती हैं।
तो ये आयरन की कमी जिनको भी होगी उनको दी जाएंगी, है ना। महिलाओं में और खास करके जो किशोरियां होती हैं उनमें कई बार आयरन की कमी हो जाती है, तो गवर्नमेंट इसके लिए स्कीम भी चलाती है। आंगनबाड़ी केंद्र और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहां उनके माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से इसको बंटवाया जाता है। मेंस में जब आंसर राइटिंग करिए ये सब चीजें याद रखिए, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। पहला बिल्कुल सही बात है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होना है तो आयोडीन आवश्यक है। और दांत के एनेमल बनाने में फ्लोरीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, फ्लोरीन, तो ये भी सही है। तो ए और मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों इसमें सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है और दांत के एनिमल बनाने में फ्लोरीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के निर्माण में किस महत्वपूर्ण खनिज का योगदान होता है? तो दांत के निर्माण में आपसे अगर पूछ लिया जाए सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा होता है, तो आप बेसिक इसको बताएंगे कैल्शियम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मिनरल जो आपके टूथ फॉर्मेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो है कैल्शियम। बात समझ में आ गई? वो कैल्शियम है। कैल्शियम जो है हृदय पेशी के संकुचन में, रक्त का थक्का बनाने में, इनमें भी महत्वपूर्ण होता है। तो रिलेट करके याद करिए, एक तो दांत वाला याद कर लीजिए, दूसरा आप ब्लड जो कोगुलेशन की बात आती है उसके लिए याद कर लीजिए, पेशी के संकुचन में भी इसको याद कर लीजिए, है ना। हर तरीके से एक साथ रिलेट करके इसको याद कर लीजिए, तो आपका जो मसल्स होते हैं, मसल के संकुचन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपका ये प्रश्न तीनों तरीके से तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, यानी कि जो वाटर है वो कंट्रोल करता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, है ना। बॉडी का जो आपके टेम्परेचर होता है उसको। शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकलने में जल का कोई योगदान नहीं होता है। अब ये बताइए, योगदान नहीं होता है ऐसे कैसे? आप जब टॉयलेट करते हैं, तो टॉयलेट जब आप करते हैं तो शरीर का जो दूषित पदार्थ है, जो गड़बड़ पदार्थ है, उसको निकालने में ये योगदान देता है ना। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर का तापक्रम यानी कि जो टेम्परेचर है उसको, शरीर के जोड़ों के स्नेहक की जो जरूरत होती है, जोड़ों के स्नेहक का काम भी वाटर ही करता है। शरीर में दूषित पदार्थों का बाहर निकलना, ये सब क्रियाएं जल के द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, जल पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? तो भोजन का अगर पाचन कराना है, डाइजेशन कराना है और एब्जॉर्प्शन कराना है, तो दोनों के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जल आहार का महत्वपूर्ण घटक होता है और भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शरीर में सॉल्वेंट का कार्य करता है, अगर पानी नहीं रहेगा तो घुलेंगी कैसे चीजें, और अगर घुलेंगी नहीं तो वो कैसे कैसे उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एब्जॉर्ब कैसे होंगी, ये समस्या आ जाएगी। तो जीवद्रव के अधिकांश पदार्थ क्योंकि घुले हुए रहते हैं, जिसमें शरीर की रासायनिक क्रियाएं घटित होती हैं, तो ये ध्यान रखना आप, जल होता है, जल का ही ये काम होता है। तो जल के कामों में ये भी आप ऐड कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक स्वस्थ और युवा व्यक्ति के शरीर में 90% जल रहता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति को औसतन 1.5 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। बताइए कौन सा इसमें सही है? एक जो युवा व्यक्ति है उसके शरीर में जो जल होता है वो 90% नहीं होता है, 70%, 70% होता है। और दूसरा जो एक व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति, उसको दिन भर में 24 घंटे में लगभग 2.5 लीटर जल की जरूरत पड़ती है, 1.5 लीटर नहीं। तो इतना पानी कम से कम आपको पीना भी चाहिए, इतना पानी 24 घंटे में आपको कंज्यूम करना चाहिए। बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं तो डाइजेशन की समस्या उनको हो जाती है क्योंकि घुल नहीं पाती हैं चीजें अंदर। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहां गलत दिए हुए हैं। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, किसी भी परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो पाचन नली में जो पोषक तत्वों का खंडन होता है वो टूटते हैं, और तत्वों का अवशोषण होता है, उनका वितरण होता है, इस हर एक क्रिया में जल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इवन जब शरीर से बाहर दूषित पदार्थ निकलते हैं, चाहे मल त्याग करते हैं आप, चाहे मूत्र त्याग करते हैं, तो उसमें भी जल की भूमिका होती है। अगर पानी सही से
आपके शरीर में नहीं पहुंचा तो आपका पूरा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये मात्रा भी याद रखना और भूमिका तो आपको पता ही चल गई है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कार्य ऊतकों का निर्माण करना है? कौन सा इसमें तत्व है जो ऊतकों के निर्माण के लिए उपयोगी है? वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, इनमें से क्या? तो जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल साल्ट्स जो होते हैं, उनका ऊतकों के निर्माण में, टिश्यूज के फॉर्मेशन में उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊतकों का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है। जो लोग मांस का सेवन करते हैं, दूध खाते हैं, दूध पीते हैं, अनाज जो मोटे अनाज हैं, हरी सब्जियां, तो उनसे खनिज प्राप्त होता है, खनिज लवण प्राप्त होते हैं, है ना। तो मिनरल सॉल्ट्स की जगह यहाँ पे मिनरल्स ही लिखा जाए ज्यादा सही है, मिनरल सॉल्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, लवण तो मिनरल्स लिखा जाए। ये अंग्रेजी में थोड़ा सा इसको सही कीजिएगा। तो इसके कार्य क्या होते हैं? लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव्य में एक विद्युत चालकता होती है और इसी से जीव द्रव्य में संवेदनशीलता आती है। रासायनिक क्रियाओं में आयन बंधकों का भी काम करते हैं। जिस जो कई ऊतक होते हैं, रक्त, हड्डी, दांत, इन सब की रचना में ये पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। हृदय स्पंदन, चेतना संवहन, इन सब जो जितनी भी चीजें हैं, है ना, कॉन्सियसनेस जो होता है और पेशी संकुचन जो होता है, इन सब यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, इन सब में ये महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो इन सब चीजों का सेवन भी जरूरी है। जो लोग मांसाहारी हैं वो मांस का सेवन करते हैं, उनसे मिल जाता है। बाकी शाकाहारी लोगों के लिए दूध बहुत जरूरी है, हरी सब्जियां जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वसा का महत्व संचित भोजन के रूप में अधिक होता है। और दूसरा है कि कुछ वसाएं कोशिका कला तथा अन्य झिल्लियों की रचना में भाग लेती हैं। ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संचित भोजन के तौर पर इनका एक्युमुलेटेड जो फूड होता है, उस तौर पे जो फैट होता है, इसका महत्व होता है, पहला सही है। और कुछ वसाएं कोशिका कला तथा अन्य झिल्लियों की रचना में भाग लेती हैं। सम फैट्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अदर मेम्ब्रेन्स। तो ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। वसा का कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के तौर पर कार्य करना। संचित भोजन के रूप में ये रहता है, इनका महत्व होता है। बस ये ऊतकों में के रूप में ताप नियंत्रण और सुरक्षा में ये सहायता करती हैं, है ना। आवश्यकता पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन इनका हो जाता है। कुछ जो फैट्स होते हैं वो कोशिका कला और अन्य झिल्लियों की रचना में भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। व्युत्पन्न जो वसाएं होती हैं वो इनवर्स जो फैट्स होते हैं वो विटामिन डी और अनेक हार्मोन्स के संयोजन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर सही है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, वसा, घी, दूध, तेल, मांस, इनसे प्राप्त होती है फैट। मांस का जो ज्यादा खाते हैं लोग वो बहुत मोटे हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फैट होता है। ऐसे घी, दूध, तेल ज्यादा खाने वाले, जैसे आज स्वस्थ आपको रहना है तो सबसे ज्यादा आपको ऑयल से दूर रहना है ना, है ना, ये बेसिक शर्त है। ठीक है, और वसा जल में पूर्णतया घुलनशील है, ये दूसरा कहा जा रहा है। तो पूर्णतया घुलनशील ये नहीं है, द्रव अवस्था में तेल कहते हैं इसको, और जल में ये पूर्णतया घुलनशील नहीं है। तेल को आप जल में डाल के देख लीजिए, आप पाएंगे कि ये पूर्णतया घुलता नहीं है। प्रैक्टिकली सोचिए, ऐसा नहीं कि सारा रटा रटाया लैंग्वेज, रटा रटाया जो आपने पढ़ा है वही सही होता है, वो तो सही है ही है। आप जो प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे पानी और तेल को कभी मिला के देखा है, अलग ऐसे दिखता है, घुलनशील नहीं रहता है। तो जल में पूर्णतया घुलनशील नहीं है भाई, कुछ तो हल्का फुल्का वो मिलेगा, लेकिन पूर्णतया घुलनशील नहीं होगा, उसका अस्तित्व नहीं खत्म होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तो ये, हाँ, एक चीज ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है या युवा व्यक्ति जो है, उसको प्रतिदिन लगभग 100 ग्राम वसा की आवश्यकता पड़ती है ना। और वसा को द्रव अवस्था में तेल कहते हैं और ये पूर्णतः अघुलनशील होता है ना। घुलनशील ये है ही नहीं है, अघुलनशील होता है। पूर्णतः घुलनशील की जगह इसको आप कहिए अघुलनशील, है ना। तो ये ज्यादा सही हो जाएगा, सोल्यूबल उसमें नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के बारे में है। ये शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने वाला मुख्य स्रोत होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, मुख्य स्रोत, शरीर को ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट आरएनए और डीएनए का घटक होता है। ये दो स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ये ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी के लिए यही देता है, यही सोर्स होता है।
और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये आरएनए और डीएनए का कंपोनेंट होता है, घटक होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कार्बोहाइड्रेट जो है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान तो करता ही है, मंड के रूप में संचित ईंधन का भी कार्य करता है, ये वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करता है। एक चीज देखा है, जब मोटे लोग जो होते हैं, थोड़ा सा जो फैट जिनके होता है, वो जब बीमार पड़ते हैं तो वो उतनी जल्दी कमजोर नहीं कि बेड पे लेट गए, कुछ दिन उनकी जो फैट वाली एनर्जी है वो चला करती है। और जो दुबले पतले लोग होते हैं वो एक ही दिन अगर लूज मोशन हो गया तो समस्या हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई संचित भोजन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट आरएनए और डीएनए का घटक भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करता है। जब आपके पास इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ग्लूकोन डी रखा होता है तो आप पी लेते हैं, तो आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है इसी कारण से। ठीक है ना? अगला जो प्रश्न है, अंगूर, गन्ना, शहद और मीठे फल में मुख्य रूप से शर्करा पाई जाती है, और दूसरा है कि फल और सब्जियों में ग्लूकोज पाया जाता है। पहला तो बिल्कुल सही है, शर्करा इन सब में पाई जाती है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, सेकंड स्टेटमेंट, फल और सब्जियों में ग्लूकोज पाया जाता है, यहां कहा जा रहा है ये गलत है, क्योंकि फल और सब्जियां जो है उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है, ना कि ग्लूकोज। सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गेहूं, चावल, आलू, मक्का, जौ, केला, इन सब में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? श्वेतसार पाया जाता है। अब ये श्वेतसार का है, क्या है ये? तो स्टार्च जिसको कहते हैं, स्टार्च इसमें मिलता है। ठीक है, और अंगूर, गन्ना, शहद, मीठे फल, इन सब में शर्करा पाई जाती है। फल और सब्जियों में सेलुलोज पाया जाता है, और ये सब हम लोग खाते पीते हैं, इसलिए जानना भी जरूरी है। सेलुलोज, मंड या स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन मुख्य रूप से पॉलीसेक्राइड के उदाहरण होते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है या नहीं है? तो सेल्यूलोज या स्टार्च, मंड, यहाँ पे जो श्वेतसार लिखा है ये मंड या स्टार्च की क्या होती है? हिंदी होती है। काइटिन और ग्लाइकोजन ये सब पॉलीसेक्राइड्स हैं। एक बार आप रिवाइज करेंगे सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, ग्लूकोज मुख्य रूप से कहां से प्राप्त होता है? आम तथा अमरूद में, अंगूर तथा शहद में, नाशपाती में, किसमें प्राप्त होता है? तो अंगूर और शहद, ग्रेप्स एंड हनी जो होते हैं, ये मेन सोर्स होते हैं किस चीज के? ग्लूकोज के। तो अंगूर और शहद, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। शहद चाटिए 2 चम्मच, मुंह में जैसे जाएगा, पहुंचेगा गले के नीचे, उतरेगा, मुंह से ही एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी, ऐसे होता है। और जो लोग मोटे हैं वो गर्म पानी में डाल के पिए तो उनका फैट घट जाता है। प्रकृति में चीजें बड़ी अजीब हैं, समझ रहे हैं? वही चीज उपयोग करने के तरीके में परिवर्तन होता है तो वो दूसरे तरीके से काम करने लगती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ये 3 प्रकार हैं। पूछा जाता है कभी कभी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार है। ग्लूकोज जो है ये मुख्य रूप से अंगूर और शहद में मिलता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये डाइसेक्राइड के उदाहरण है। पॉलीसेक्राइड जो है तो ये मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, और पॉलीसेक्राइड जो है ये अनेक मोनोसेक्राइड अणुओं के मिलने से बनता है। पॉली का मतलब कई, मल्टीपल जब हो जाते हैं तो अनेक हो जाते हैं मोनोसेक्राइड, उनके अणु मिलते हैं तो पॉलीसेक्राइड हो जाता है। पौधों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। जल में ये नॉन सेल्यूबल होता है ना, इनसेल्यूबल होता है, यानी कि अघुलनशील होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रोटीन नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक नहीं होते हैं, और दूसरा है प्रोटीन की प्राप्ति चावल से होती है। पहला स्टेटमेंट इसका बेसिक जो आप डिफिनीशन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। प्रोटीन इज हेल्पफुल टू फॉर्मेट ए न्यू सेल या इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, उसको फॉर्मेट करने के लिए इनका महत्व होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पहला तो आपका वैसे ही गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? दूसरे स्टेटमेंट की जहां तक बात है तो दूसरा स्टेटमेंट, प्रोटीन की प्राप्ति चावल, तो नॉर्मल चावल की अगर हम बात करें, यहां पे कोई स्पेशल चावल नहीं दिया है तो प्रोटीन उसमें नहीं मिलता है। दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो अभी प्रोटीन यानी कि जो फोर्टिफाइड चावल राइस की बात हो रही है उसमें प्रोटीन के वैल्यू ऐड किए जाएंगे, तो वो बाद की बात है, अभी वो मार्केट में नहीं है, चलन में नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना? वहां से रिलेट करके सही मत कीजिएगा, जब वो चलन में आ जाएगा तो देखा जाएगा, या स्पेशली जब उस पर पूछा जाए तब ठीक है। प्रोटीन ऊतकों का परिवर्धन कर नई कोशिकाओं का निर्माण और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत का काम करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं। अंडे से, दूध से, मांस से, मछली, दाल, टमाटर, सेब, बादाम, मूंगफली, अखरोट,
पनीर, इन सभी चीजों से प्रोटीन आपको मिलता है। और कभी कभी शरीर में प्रोटीन ज्यादा हो जाता है तो इनको मना किया जाता है, ये सब मत खाइए आप, है ना। यूरिक एसिड जब बढ़ता है, यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो प्रोटीन वाली चीजें मना कर दी जाती हैं, है ना। जब आपके कहीं एक जगह पे कहीं दर्द होने लगेगा, पैर वैर में नीचे फिल्ली के पास दर्द होने लगेगा, घुटनों के नीचे दर्द होने लगेगा, तो माना जाता है कि प्रोटीन जांच कराई जाती है। तो ये चीजें प्रोटीन से रिच होती हैं। स्टूडेंट्स को इनको खूब लेना चाहिए, इससे मेमोरी आपकी बढ़ेगी, स्वस्थ रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा। अब कई लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा कि अब तो पक्का खाएंगे चिकन बिरयानी, है ना। तो चिकन बिरयानी खाने का ठीक है, खाना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो लोग खा रहे हैं। अब कई बार ये होता है, जैसे मान लो कोई नहीं खा रहा है तो उसको बुरा लग सकता है, लेकिन उसके खाने का अधिकार है। जो दूसरा खा रहा है तो वो खाए, उसमें क्या बुराई है। कार्बोहाइड्रेट तो मुझसे तो कोई कहे तो भाई अब उसकी खाने के पसंद है तो मैं तो तुरंत ऑर्डर करूंगा, है ना। अब मुझे पसंद नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा अणुओं से बने होते हैं, और दूसरा है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से थकावट महसूस होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये सुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, शर्करा अणु जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट शर्करा अणुओं से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। ग्लूकोन डी आप पीते हैं, क्या होते हैं, वही तो होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से थकावट महसूस होती है, जैसे कम होगा, लगेगा अरे अब तो कुछ मिल जाए खाने को, कुछ मिल जाए, अब एनर्जी आ जाए। दोनों बातें सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इजी गोइंग, आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, उतना आसान आपको लगेगा प्रश्न। जितना आप उसको पहले कठिन मान लेंगे उतना कठिन लगेगा। तो पहले ही महिमा मंडित मत करिए उसको, है ना। वैल्यू देने की बात है। प्रधानमंत्री खड़े हैं, हमको नहीं पता प्रधानमंत्री, तो हम पीछे से कह सकते हैं हटो उधर, लेकिन जब पता चल गया कि प्रधानमंत्री है तो सामने जाने की हिम्मत जुटानी पड़ती है, यही तो बात है ना। अब आप कहेंगे नहीं मोदी को कौन नहीं जानता, अरे अब वो जानता है बात की बात है, और ले आइए वहां का कनाडा का प्रधानमंत्री खड़ा कर दीजिए तो हम तो जानेंगे कोई विदेशी अंग्रेज होगा, तो वहां का किसान यहाँ घूमने आया है गरीब देश में, ये बात है ना। तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा अणुओं से बने होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और इसकी कमी अगर हो गई शरीर में तो आप बिल्कुल टायर्ड महसूस करेंगे, है ना। आपको लगेगा कि अब कुछ एनर्जी मिल जाए, चाय मिल जाती, कॉफी मिल जाती, कुछ हो जाते। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, उनको थोड़ी देर बाद जैसे ना चवास लगती है, अब चाय पीने का मन कर रहा है बहुत तेजी से, है ना। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, पहला उसका स्टेटमेंट है, प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करते हैं। बताइए कोई बात इसमें गड़बड़ लिखी है, पढ़िए ध्यान से। प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं, प्रोटीन पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, तो प्रोटीन्स ये पार्टिसिपेट करते हैं, सही है। एंटीबॉडीज के रूप में शरीर में सुरक्षा, प्रोटीन की कमी होगी, एंटीबॉडीज नहीं रह जाएंगी, शरीर की सुरक्षा नहीं होगी, बीमार जल्दी जल्दी पड़ेंगे। तो दोनों दोनों बातें यहां पर सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। और प्रोटीन के कार्यों को देखें तो जीवद्रव्य की भौतिक दशाओं को ये नियंत्रित करते हैं, दे कंट्रोल द फिजिकल कंडीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कोशिकाओं के विभिन्न अंगों की रचना में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं, बुद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन की कमी होगी तो जो दिमाग है पगलू टाइप का, बहुत ज्यादा कुछ बुद्धि नहीं होगी, तो प्रोटीन वाली चीजें खाया करिए, है ना। तो बहुत लोग अब सोच रहे होंगे तो बिल्कुल ऑर्डर करिए, आप भेजिए, हम खाते हैं, मांस में तो सब मिलेगा, तो बिल्कुल हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं और उपापचयी प्रतिक्रियाओं में रासायनिक उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन करते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी अगर हो जाएगी तो शरीर में जो खाना आप खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है वो पूरे शरीर में फैलती है, वो नहीं पहुंचेगी, इसीलिए हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है, तो ये भी प्रोटीन के कारण। एंटीबॉडीज के रूप में ये शरीर की सुरक्षा करते हैं, है ना। न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होते हैं वो आनुवंशिक लक्षणों के विकास और वंशगति या उनका नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो प्रोटीन्स का बड़ा महत्व है, प्रोटीन्स की कमी होने मत दीजिए, ठीक है ना। जोमेटो से ऑर्डर करिए, खूब खाइए, बस थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास असामान्य हो जाता है और बच्चों में क्वाशियोकर और मैरेस्मस नामक रोग आयरन की कमी से होता है। दो स्टेटमेंट, देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो उत्तर छुपाए हुए होते हैं। अगर एक स्टेटमेंट प्रोटीन पे है, दूसरा आपको आयरन पे मिल रहा है, तो सोच लीजिए, लगभग उम्मीद है कि या फिर ये आयरन पे होगा या फिर ये किस पे होगा, प्रोटीन पे। इतना मल्टी इधर उधर जाके क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। अगर पहला आपको पता है कि प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास असामान्य होता है, तो दूसरा ऐसे जान लीजिए कि बच्चों में जो ये मैरेस्मस और क्वाशियोकर जो रोग है ये आयरन की नहीं प्रोटीन की कमी से ही होंगे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है।
प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओल्ड ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, जहां से भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाए उनको करेंगे तो ये सब आदत बन जाएगी। आप जैसे रोज आप जहां पे जाते हैं वो गलियां आपसे परिचित हो जाती हैं। पहली बार किससे मिलते हैं, किसी से तो तुरंत क्या सट जाते हैं, गले लगाने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे मिलते रहे तो धीरे धीरे प्यार भी हो जाता है ना। इस तरीके से चीजें होती हैं। अब सबसे नहीं हो जाता है, अगर सबसे होने लगा तब तो आप बहुत ही नालायक किस्म के इंसान है, ठीक है, तब तो आपका कोई वही नहीं है, वजूद ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन भी ऐसे ही, जब रोज परिचित आप उनसे होंगे तो आपको वो सरल लगेंगे। तो रोज प्रैक्टिस इसीलिए करने कहता हूं। ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा यहां पर गलत है स्टेटमेंट, तो ए ऑप्शन केवल एक सही है। और प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, याद रखिएगा। ये दोनों बीमारियां मैरेस्मस और क्वेश्योकर, ये प्रोटीन की कमी से, है ना। प्रोटीन गति और प्रचालन में भी सहायता करते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो इन सब के लिए ये प्रोटीन आवश्यक है। इसका इंपॉर्टेंस समझिए, खान पान पे ध्यान रखिए। और आज के टॉपिक का ये एक प्रश्न सेकंड लास्ट है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य के जो शरीर में जो प्रोटीन की जरूरत है, उनके टाइप्स आपसे पूछे जा रहे हैं। तो लगभग ये 20 प्रकार के हैं, है ना, 20 टाइप्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है प्रोटीन की, ठीक है, 20 प्रकार के। और इनमें से 10 का शरीर खुद संश्लेषण कर लेता है, जो आप खाते पीते हैं वहां से ले लेता है ना, और भोजन से। और 10 शरीर खुद संश्लेषित करता है और 10 भोजन से लेता है। ऐसे याद करिए, मैं थोड़ा गलत बोल गया, सॉरी, ऐसे इसको याद करिए। 20 में जो 10 है वो भोजन से और 10 स्वयं शरीर कर लेता है संश्लेषित। ये 20 अति आवश्यक है। प्रोटीन शब्द का मतलब होता है, ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है प्रोटियस, प्रोटियस से ये बना है प्रोटीन, है ना। इसका अर्थ होता है सर्वप्रथम या आवश्यक। तो प्रोटीन शरीर का आधार होता है, ये बेस होता है, बेसिक एलिमेंट्स होता है। शरीर की कोशिकाओं यानी जो सेल्स हैं, जो बोन्स है, टिश्यूज है, ब्लड है, हार्मोन्स है, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन शरीर का आधार है और शरीर की रचना और विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तत्व प्रोटीन में पाए जाते हैं। अब आप सोचिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, फिर करंट अफेयर पे हम चल रहे हैं। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। छोटी छोटी इकाइयां, है ना, एमिनो एसिड्स होते हैं, उनसे प्रोटीन बने होते हैं, बिल्कुल सही है। और मानव शरीर का लगभग 35% जो पार्ट है वो प्रोटीन से बना है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में समस्या ये आ रही है कि 35% नहीं, ये केवल 15% याद रखिएगा, 15% बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्न। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ की टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीआईसी लेक्चरर में जितने लोग कल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं एग्जाम में, उनको मैं बहुत 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 शुभकामनाएं दे रहा हूं। वो लोग झंडा गाड़ के आए, हर हाल में अच्छा पेपर करके आए, ठीक है। प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे थे। 15% मानव शरीर में प्रोटीन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बाकी हम बात कर चुके हैं कि इसके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो करंट अफेयर का पहला प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसको। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने क्राइम इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए हैं, है ना, ये आपको बताना है। 100 से अधिक, 50 से अधिक, 10 से अधिक, एक भी नहीं, एक भी रिपोर्ट सांप्रदायिक हिंसा की दर्ज नहीं हुई है। योगी सरकार, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। बाकी बातें जो हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो शीर्षक से जो रिपोर्ट आई है, इसमें सांप्रदायिक दंगों में कहा गया है 2019 की तुलना में 96% की वृद्धि हुई है। जातीय दंगों में 50% की वृद्धि हुई है। कृषि दंगों में 38% की वृद्धि हुई है। आंदोलन या मोर्चे के दौरान जो दंगे होते हैं उसमें 33% की वृद्धि हुई है। मार्च और मई के महीने में लॉकडाउन के कारण महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों के मामले, चोरी डकैती, इनसे सब में बता रहे हैं कमी आई है। हत्या के मामलों में 1% की मामूली वृद्धि हुई है। हिंसक अपराधों की श्रेणी के मामले देखे जाए तो 0.5% की इसमें कमी आई है। यूपी के जो आंकड़े हैं इसमें कहा जा रहा है
कि सबसे ज्यादा जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो दिल्ली में हुए हैं और यूपी में बिल्कुल शून्य, कोई मामला ही नहीं आया है। ठीक है, अब नहीं दर्ज किया गया है, अब क्या बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर 2021 को दुनिया भर में एक मनाया गया। कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस था? ओजोन अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये छूट गया लिखने से, ओजोन अंतरराष्ट्रीय दिवस, ओजोन अंतरराष्ट्रीय दिवस। और इसकी थीम इस वर्ष की क्या थी? ये ओजोन छूटा है यहाँ पे, नोट करिएगा। इसकी थीम क्या थी इस बार की? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस या ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 को भी मनाया गया और इसकी ये थीम आप ध्यान रखना। ठीक है, 35 वर्षीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दीर्घकालिक परिणामों को उजागर करने के लिए इस थीम का चयन किया गया है। अगला जो प्रश्न है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी योगी सरकार ने ये योजना लॉन्च की है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसका उद्देश्य है पंचायतों को आत्मनिर्भर बनने में हेल्प करना, हेल्पिंग पंचायत टू बिकम सेल्फ रेलिएंट। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी ये योजना लॉन्च की गई है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम किया जाएगा। 50% इसमें परियोजनाओं की लागत सरकार वहन करेगी, 50% लागत इच्छुक लोगों के द्वारा किया जाएगा। और स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, लाइब्रेरी, स्कूल, ओपन जिम, स्टेडियम, फायर स्टेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, इन सब का विकास इसमें होगा। और मुख्य उद्देश्य यही है पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? अभी हाल ही में किया है, तो यह है चाइना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर जो चाइना काम कर रहा है, तो उस पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह, एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होने के लिए इसने आवेदन किया है। और पहले ये जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी है, तो ये सीपीटीपीपी 11 देशों का, ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, चिली, कनाडा, जापान, मैक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच में एक व्यापार समझौता है। और ये समूह ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विकसित किया गया था, इसी से विकसित हुआ था ये सीपीटीपीपी। तो ये टीपीपी पर 4 फरवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो अमेरिका की वापसी के कारण कभी भी लागू नहीं हो पाया, अमेरिका इससे वापस हो गया था। अब इसमें चाइना पार्टिसिपेट होके अपना प्रभाव जमाना चाहता है। 18 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल निगरानी दिवस, अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस और विश्व बांस दिवस। ये सारे के सारे दिवस 18 सितंबर को मनाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे दिवस ये 18 सितंबर को मनाए जाते हैं। बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है 18 सितंबर को इन दिवसों की। ठीक है, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बंबू डे मनाया गया। तो ये जो दिवस मनाया गया है, इस बांस दिवस तो मना लिया गया 18 सितंबर को। एक विश्व बांस संगठन है, वर्ल्ड बंबू ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहां लोकेटेड है, उसका मुख्यालय कहां है? तो ये एंटवर्प में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और एंटवर्प जो है वो कहां पड़ता है, ये आपको बताना है। ये मुख्यालय एंटवर्प में है और एंटवर्प आपका पड़ता है बेल्जियम में। एंटवर्प बेल्जियम में पड़ता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बांस पोएसी परिवार की एक लंबी पेड़ जैसी घास होती है, घास कुल का ये होता है। और बांस को जैसे आप बहुत चीजों में उपयोग कर सकते हैं। बांस से बहुत सारे पात्र भी बनते हैं, बांस से बहुत सारे घर बनाने में आपका उपयोग हो जाता है कई तरीकों से। और बांस से ही बांसुरी बनती है, कई चीजें हैं ना। विश्व बांस संगठन जो है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। एंटवर्प में बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। सुजैन लुकास इसके कार्यकारी निदेशक है। कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसलेटिंग माइसेल्फ, सॉरी ट्रांसलेटिंग, लेंटिक नहीं, लेटिंग, ट्रांसलेट वाला, ट्रांसलेटिंग माइसेल्फ एंड अदर, ये किसकी पुस्तक है? ये बहुत फेमस एक राइटर है, उनकी पुस्तक है और उनका नाम है झुंपा लाहिड़ी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता रह चुकी हैं, लेखिका हैं। और इन्होंने अपनी ये बुक अभी लॉन्च करने के लिए घोषणा की है कि ये बुक लॉन्च करने जा रही हैं। और ये इन्होंने मतलब एक अनुवादक के रूप में उन्होंने इसमें उस बुक के लिए काम किया है। 2022 के
में ये पुस्तक आ जाएगी। और एक निबंधों का एक संग्रह है जो अनुवाद के अर्थ, अपने स्वयं के लेखन का अनुवाद और सभी भाषाओं में लेखन पर लाहिड़ी के अनुभवों को दर्शाता है। कहने का मतलब ये इनके अनुवाद के कारण ये पुस्तक ज्यादा जानी जाएगी। मूल रूप से जो लोगों ने निबंध लिखे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि झुप्पा लाहिड़ी ने उसका अनुवाद किया है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा इसको प्रकाशित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद में 21वीं बैठक कहां संपन्न हुई? तो ये जो बैठक हुई है 21वीं बैठक, ये संपन्न आपकी हुई है तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान में स्थान कौन सा? दुशांबे। तजाकिस्तान में दुशांबे में ये 17 सितंबर को बैठक हुई। और इसमें पार्टिसिपेट हमारे यहाँ से किसने किया है? पीएम मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। 21वीं बैठक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एससीओ की जो बात है, एससीओ के बारे में आप जानते हैं, संघाई सहयोग संगठन 2021 में एससीओ अपने गठन की 20वीं वर्षगांठ भी मना रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2021 में ये 20वीं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी जरा कमेंट करके आप बताइएगा। 18 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, अभी बात हमने की थी ना, तो उसकी थीम इस बार की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 की थीम क्या है? तो कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। जो हमारे समुद्र हैं वो कचरे से प्रभावित हो रहे हैं, वहां का जो इकोसिस्टम है वो पूरा गड़बड़ा रहा है, तो इस कारण से कहा जा रहा है कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। और यही इसकी थीम है। और 18 सितंबर को ये दिवस मनाया गया। कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशन, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय जो तटीय सफाई दिवस था 1986 में ही मना लिया गया था, हम लोगों की पैदाइश से पहले ही मना लिया गया था, है ना। तो ये पुराना दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है आज का, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, ये बताइएगा आप। और डिटेल में मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। कई बार लोग कहते हैं 60 में होना चाहिए, लेकिन अब जो लोग ऐसे शार्ट कट मारना चाहते हैं उनको मैं क्या बताऊं। सितंबर 2021 में अलका नागिया अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और सह निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एनएसआईसी का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। और एनएस जो आईसी है, मुझे लग रहा है कि ये चर्चा में है तो आपसे पूछी जा सकती है। ये एनएसआईसी 1955 में एक स्थापित उद्योग निगम लिमिटेड है, लघु उद्योग निगम लिमिटेड राष्ट्रीय स्तर पे, और ये मिनी रत्न कंपनी है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एमएसएमई मंत्रालय की कई योजनाओं के लिए ये नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए, मुझे ऐसा लगा। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं अगर लगता है किसी और के लिए उपयोगी है। और आपको पीडीएफ जो लेट हो रहे हैं उसमें कुछ टेक्निकल इशू हुई है, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जो लोग नए पहली बार इसको देख रहे हैं 109 की सब्सक्रिप्शन में इसका पीडीएफ और डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। कल का टेस्ट होगा और कल के टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर किसके लिए? टुमारो टेस्ट। थैंक यू सो